हेलो दोस्तों। चलिए आज देखते हैं भाग 5 संघ। जो अनुच्छेद है 52 से लेके 151 तक टोटल अनुच्छेद आज देखते हैं। तो अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या चीज़ है? 52 में एक भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि भारत के कार्यपालिक शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित होगा। यानी कि जितनी कार्यपालिक अथी होगा, कार्यपालिक जो भी कार्य होता है देश, जो भी मतलब विदेशी से समझौता ही जो भी हो, यानी कि कार्यपालिक शक्ति जो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन जो एकल संक्रमणीय हस्ताक्षर पद्धति द्वारा होता है। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कि निर्वाचन राष्ट्रपति का कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होगा। इसका राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं 56 में राष्ट्रपति के पदावधि, यानी कि उनका कार्यकाल कितना दिन का होगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, जिस दिन से वो शपथ लेते हैं उस वहाँ से लेकर 5 साल तक का होता है। अनुच्छेद 57 में दिया गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि पुनर्निर्वाचन जैसे पहला पाद जो है पीरियड अगर ख़त्म हो गया तो फिर से पुनर्निर्वाचन के लिए। 58 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए अर्हता है, यानी कि निर्वाचन होने के लिए उनके लिए क्या शर्त होना चाहिए। तो वही यानी कि उनका 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, ये सब 35 भारत का नागरिक होनी चाहिए। 59 में है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त, वो शर्त है यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं या नहीं। तो योग्य होने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब दिया हुआ। 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कि 60 में जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति का शपथ दिलवाया जाता है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी कि उनका जो महाभियोग चलाया जाता है उनका क्या प्रक्रिया, कैसे उन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। जैसे कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को कि आप पे महाभियोग चलाया जाएगा, और ये कोई संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। 62 में कि 62 में राष्ट्रपति पद में रिक्तिका को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि। यदि जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति बीमार हो जाते हैं या तो मतलब एकाएक उनका देहांत हो जाता है, तो उनका जो उनके स्थान पे जो आएगा उनका निर्वाचित व्यक्ति का जो मतलब कितने दिन तक रहेंगे वो, जैसे तो मतलब राष्ट्रपति का है कि 6 महीना के अंदर उनका चुनाव कराना अनिवार्य है, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उनके बाद उनके जगह जो है उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे। आगे 63 है, तो 63 में दिया जाता है भारत के उपराष्ट्रपति, क्या चाहिए, भारत का उपराष्ट्रपति है। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और इनका जो है इनका जो वेतन और भत्ता जो भी होता है उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं दिया जाता है, तो इनका दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में ये दिया जाता है। 65 में राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कृत्यों का निर्वहन करना। अगर राष्ट्रपति अभी बोले उनका अगर कहीं मतलब राष्ट्रपति विदेशी दौरे पे हैं या फिर उनका देहांत हो जाता है तो उनके जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो वेतन और भत्ता जो भी होता है राष्ट्रपति के रूप में उनको मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे है कि 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, न कि सिर्फ निर्वाचित। जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है वो भी, और जो निर्वाचित होते हैं वो भी। राष्ट्रपति में होता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो जो संसद के मनोनीत सदस्य हैं उनको निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
63 में उपराष्ट्रपति के पदावधि, 67 में उपराष्ट्रपति के पदावधि। उपराष्ट्रपति क्या है कि उनका पदावधि कितना दिन का होगा, वो 5 साल का। वही 68 में उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। जैसे एकाएक या कहीं चल जाते हैं या तो त्यागपत्र दे देते हैं या तो देहांत हो जाता है, तो उनका पद भरने के लिए जो है किया गया 68 में। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ पत्र, यानी कि उपराष्ट्रपति को शपथ ही कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाता है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति द्वारा कृत्यों का निर्वहन, यानी कि आकस्मिक में राष्ट्रपति द्वारा थी उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वहन। 71 में है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय, यानी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर विवाद हो जाता है या तो कुछ हो जाता है, तो उसका जो निपटारा जो सर्वोच्च न्यायालय करता है। 72 में थी राष्ट्रपति का क्षमादान, जैसे राष्ट्रपति का क्षमादान होता है निलंबन करना या परिहार करना या लघुकरण करना या तो क्षमा, यानी क्षमा कर देना, ये सब है क्षमादान। 73 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी कि संघ का जो कार्यपालिका शक्ति है कहाँ तक विस्तार है, उनका क्या कार्य क्षेत्र है, ये सब। 74 में है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि राष्ट्रपति खुद से कार्य नहीं करते हैं, वो अपने अधीनस्थ अधिकारी या तो मंत्रिपरिषद द्वारा कराया जाता है। 75 में मंत्रिपरिषद के बारे में उपबंध किया गया 75 में। 76 में है महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी। 76 में भारत का महान्यायवादी होता है जो कि भारत का जो है सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। 77 में है भारत सरकार के कार्य का संचालन, यानी भारत सरकार जो थी उनका कार्य संचालन कैसे किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो उसका विवरण दिया जाता है 77 में। 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य, यानी कि जैसे राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, यानी प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ये सब राष्ट्रपति अगर चाहें तो प्रधानमंत्री से वो मांग सकते हैं। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को प्रोवाइड करवावे। 79 में है संसद का गठन, 79 में क्या है संसद का गठन। 80 में राज्यसभा का संरचना, यानी कि राज्यसभा का संरचना, राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे या मतलब कैसे क्या होगा। 81 में है लोकसभा की संरचना। 82 में है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्संयोजन, यानी कि जैसे जनगणना किया जाता है तो अभी जनगणना जो है अभी 72 थी, अब जनगणना प्रत्येक जनगणना के बाद जो राज्यसभा लोकसभा का जो होता है सदस्य जो होता है उनको बढ़ाना या घटाना या क्या करना है उनके बारे में 82 में दिया जाता है, 82 में करता है। 83 में है कि संसद के सदस्यों की अवधि, यानी कि संसद कितने देरी के लिए किया जाता है, संसद उनका सदस्यों का अवधि है। 84 में है संसद के सदस्यों की अर्हताएँ, यानी कि उनका मतलब संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ। 85 में संसद के सत्र या सत्रावसान या विघटन, जैसे 85 में विघटन सत्रावसान जो है सत्र को कुछ समय के लिए रोकना या तो सत्रावसान करना कि हाँ आज के लिए सत्र निलंबित किया जाता है। तो ये सब संसद के जो है सभापति या तो लोकसभा के सभापति या राज्यसभा के सभापति करते हैं, लेकिन विघटन जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं विघटन। 86 में सदस्यों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, यानी कि संसद में जो अभिभाषण जो होता है प्रत्येक जो चुनाव प्रत्येक मंत्रिमंडल के बाद जो होता है प्रत्येक उसका अभिभाषण प्रत्येक साल जो होता है उनका अभिभाषण, तो उनके लिए जो है राष्ट्रपति संदेश भेजते हैं सभी सदस्यों को। 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण, जो अभिभाषण जाके राष्ट्रपति जो पहला दिन जाके देते हैं वो अभिभाषण। 88 में सदस्यों के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों का अधिकार,
89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। 90 में क्या है, उपसभापति का पद रिक्त होना या तो पद और पद त्याग और पद से हटाया जाना। 90 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए सभापति के रूप में कार्य करने के ऊपर उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। प्रत्येक मतलब जैसे लोकसभा या राज्यसभा, प्रत्येक जो है एक 5 व्यक्ति का पैनल बनाया हुआ रहता है। उसी के अनुसार जैसे अगर सभापति नहीं है तो उसके बाद जो उपसभापति हैं वो, अगर उपसभापति नहीं है तो उनके जो नीचे है वो कार्य का संचालन करेंगे। 92 में जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने पर कोई संकल्पना विचाराधीन हो तब उनका जो है पीठासीन नहीं होगा। जैसे कि अगर कोई सभापति या उपसभापति के मतलब उनके प्रति जो है हटाए जाने के लिए अगर विधेयक पेश किया जाता है, उनको 14 दिन पहले जो है इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो वो अपना कार्य संचालन नहीं करेंगे। उनके जगह पर जो पैनल बनाया जाता है उन्हीं में से कोई व्यक्ति उस पर कार्य करेगा। 93 लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। लोकसभा 93 में लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में दिया गया। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त होना या पद त्याग, पद से हटाया जाना, यानी कि उनको पद रिक्त होना। जैसे 94 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे दे या पद त्याग पत्र दे, पद से हटाया जाना। 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने की या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। 96 में जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का कोई संकल्पना विचाराधीन हो तो वो पीठासीन नहीं होगा, जैसे अभी राज्यसभा में था। 97 में सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। 97 में सभापति या उपसभापति तथा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन या भत्ते के बारे में। 98 में है संसद के सचिवालय। संसद का क्या है, सचिवालय। 98 में 99 में सदस्यों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का शपथ दिलाया जाता है। 99 में 100 में सदस्यों के मतदान रिक्तियों से होते हुए भी सभी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, यानी कि ये है इसमें दिया हुआ है गणपूर्ति होता है कि जैसे अगर लोकसभा में जितना सदस्य है उसका अगर 1/10 भाग अगर उपस्थित नहीं होते हैं तो कुछ समय के लिए जो है सदन को स्थगित कर दिया जाता है, जब तक कि 1/10 भाग उसमें उपस्थित नहीं होते हैं। और उपस्थित होने पर फिर उसको जो है सदनों का जो है कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता है। और ये काम करता है सदस्य का जो है सभापति या अध्यक्ष। 101 में है स्थानों का रिक्त होना, यानी कि किसी संसद का स्थान रिक्त होना या कोई सभापति या उसका स्थान रिक्त होना। सदस्य का निर्हरता, यानी कि कौन सदस्य संसद का सदस्य बन सकता है या नहीं बन सकता है, उसका निर्हरता के बारे में क्या होना चाहिए। 103 में सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों का निर्णय करना। 104 में अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हताएँ न होते हुए भी या निर्हरताएँ किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए सस्ती, यानी कि जैसे अगर कोई अगर वो चुनाव के लिए अर्हताएँ नहीं है वो और चुन के संसद में चल गया तो वो उनका जो है प्रावधान किया गया है। 105 में संसद के सदस्यों के तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेष अधिकार दिया गया, यानी कि जैसे 105 में दिया गया कि अगर कोई संसद है तो अगर उस पर केस चल रहा है तो उसको इम्यूनिटी दिया जाता है कि उनको जो है जब तक सत्र चल रहा है तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते। 107 में विधेयक के पुनः स्थापन और पारित करने के संबंध में उपबंध, यानी कि विधेयक को जो है कैसे पारित संसद में पेश किया जाएगा, या तो पहले
अगर कोई विधेयक होता है तो पहले उनको जो है दिया जाता है, सभापति या उपसभापति या तो अध्यक्ष को दिया जाता है, फिर वो संसद वो फिर देते हैं अनुमति, तो संसद में फिर संसद के पटल पर रखा जाता है। 108 में है कुछ दशाओं में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। 108 में संयुक्त बैठक, जैसे दोनों के मतभेद हो गया है, दोनों सदनों में कोई विधेयक पर अगर मतभेद हो गया तो संयुक्त बैठक कराया जाता है, तो और ये संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति करवाते हैं। 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, यानी कि धन विधेयक को कैसे पेश किया जाएगा ये सब। 110 में धन विधेयक का परिभाषा। धन विधेयक का परिभाषा मतलब है कि कैसे धन विधेयक, मतलब ये धन विधेयक है या नहीं है या साधारण विधेयक है, इसका परिभाषा दिया गया और इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। 111 में विधेयकों पर अनुमति देना। जैसे अभी बोले कि विधेयक का अनुमति जो है पहले लोकसभा अध्यक्ष या मतलब सभापति से अनुमति लेना पड़ता है। फिर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट, इसको बजट ने वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, और ये जो है राष्ट्रपति के समक्ष, यानी कि राष्ट्रपति इनको मतलब किसी मंत्रिपरिषद से इसको पेश करवाते हैं। जैसे वित्त मंत्री, ये तो अगर राष्ट्रपति का मन होगा तो कोई और किसी और से ऐसे नेसेसरी वित्त मंत्री पेश करते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। 113 में संसद में प्रकलनों से संबंधित प्रक्रिया, और 114 में विनियोग विधेयक। 114 में विनियोग विधेयक। 115 में है अनुपूरक या अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, जैसे अगर कोई फाइनेंशियल ईयर है और उसमें उनका जो पैसा अलॉटमेंट हुआ वो घट गया, तो जो है अतिरिक्त अनुदान के लिए फिर से वो संसद में पेश कर सकते हैं। और 116 में है लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादा अनुदान। 117 में वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। जैसे विशेष उपबंध है वित्त विधेयक के बारे में कि अगर वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और वित्त विधेयक को पेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। 118 के बारे में है प्रक्रिया के नियम, यानी कि क्या नियम, कैसे उसका प्रक्रिया जो है। 119 में संसद के वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया विविध द्वारा विनियमन करना। 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 121 में संसद में चर्चा पर निर्बंधन, जो संसद में चर्चा होता है उसके बारे में निर्बंधन दिया गया। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद के कार्यवाही की जांच ना किया जाना, यानी कि संसद में जो कार्यवाही किया जाता है उनका जो है मतलब उसके जो कार्रवाई हुआ उसको लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते, उसका जांच नहीं करवा सकते हैं, यह दिया जाता है 122 में। 123 में संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश या प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति का शक्ति, यानी कि उनका है 123 में अध्यादेश जारी करना। जैसे अगर कोई सत्र नहीं चल रहा या लोकसभा या राज्यसभा या किसी का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो और कोई आपातकाल कोई मतलब नेसेसरी कार्य करना है या तो कोई नियम बनाना है तो उस समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और ये अध्यादेश जो है संसद के सत्र से 6 सप्ताह तक रहता है। अगर फिर उसके बाद उसको जो है अगर संसद उसको पास कर देता है तो वो नियम बन जाता है, फिर रहता है। अगर उसको पास नहीं करता है तो वो 6 सप्ताह के बाद स्वतः वो समाप्त हो जाता है। 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 124 में क्या है, उच्च न्यायालय का स्थापना और गठन। 124 के काम में है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। 124 के काम में है आयोग की कृति। 124 के काम में है विधि बनाने की संसद की शक्ति, यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना या तो उसका आयोग के लिए विधि बना सकता है। जैसे अभी लाया था 99वां अमेंडमेंट संशोधन, जो उसको सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 125 में न्यायाधीशों का वेतन। 125 में क्या, न्यायाधीशों का वेतन। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति।
जो कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, 128 में उच्च न्यायालय की बैठकों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। जैसे अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर सेवानिवृत्त हो गया तो राष्ट्रपति का यह शक्ति है कि उनको पुनः किसी कार्य के लिए बुला सकते हैं। 129 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय उसको बोलते हैं जैसे कोई जजमेंट आया उच्च न्यायालय, वो सर्वोच्च न्यायालय किसी के लिए जजमेंट दिया है तो क्या करता है कि वो जजमेंट जो है लिखित रूप में रखा जाता है और उसके अधीनस्थ न्यायालय जो है जैसे जिला न्यायालय, सेशनल कोर्ट या तो फिर उच्च न्यायालय, उसको उसके बिहाफ पर जो है उनको जो है देना होता है, मतलब जजमेंट देना होता है, वो उसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। जैसे अगर कोई सेशनल कोर्ट है, जिला न्यायालय, और वो उच्च न्यायालय में अगर कोई दिया है, मतलब जजमेंट दिया है, तो उस अनुसार से वो फिर जो सेशनल कोर्ट या जिला न्यायालय है उसको मतलब वो उस बिहाफ पे जजमेंट दे सकता है, उसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। 130 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 131 में उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपीलों एवं उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार। उच्च न्यायालय जैसे कि कुछ मामले में कोई मामला होता है तो उच्च न्यायालय जो है कर देता है कि हाँ, मतलब उच्च न्यायालय उसको सजा, मतलब कुछ सजा दे देता है, या तो आपको उससे उसका जो जजमेंट, उनका जो जजमेंट है उनसे आप संतुष्ट नहीं है तो जाके आप सर्वोच्च न्यायालय में फिर अपील कर सकते हैं। 133 में उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार। वही दिया हुआ है कि अगर सिविल विषय कोई है तो आप अगर यहाँ से आप संतुष्ट नहीं है, यहाँ से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जाके फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। 134 में दंडिक विषयों में उच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार। अगर आपको दंड मिला है, मतलब मान लीजिए कि आपको उच्च न्यायालय जो है दे दिया कि हाँ आपको आजीवन कारावास, तो आप आजीवन कारावास दे दिया है तो आप सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए आप अपील कर सकते हैं। 134 के काम है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि आप जो है उच्चतम न्यायालय में अपील क्यों कर रहे हैं उसके लिए आपको प्रमाण पत्र देना होता है। जैसे कि आपको यहाँ से मतलब पेश कर दिया, बोल दिया कि नहीं इस व्यक्ति ऐसा घिनौना कृत्य किया है तो इनको मतलब मृत्यु दंड या तो फिर से आजीवन कारावास दिया जाएगा, तो उसका जो नकल होता है उनको आप लेके जाके सर्वोच्च न्यायालय के साथ जब आप अपील करते हैं तो उनको अटैच करके आपको देना होता है, वो वही दिया 134 के काम है। 135 में विधिमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय के अधिकारिता और शक्तियों उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना। 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति। 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, यानी कि अगर कोई उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय दिया है तो उसको फिर से उसका रिव्यू कर सकता है, फिर से वो उसको हाँ भाई हम क्या किए नहीं किए उसको फिर से रिव्यू करके उनका निर्णय ले सकते हैं। 138 में है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार, यानी उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है उसका विस्तार है, उसके बारे में 138 में दी। 139 में कुछ रिट निकालने की शक्ति। 139 के काम है कुछ मामलों का अंतरण। 140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियाँ। 141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अपबंध होगा। वही जो अगर कोई उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ घोषणा किया गया है तो अन्य सभी न्यायालय उसका जो है मतलब ग्रहण करेंगे, ना कि उनके विमुख जाएंगे और अलग से अपना नियम बनाएंगे, ये नहीं करना होता। 142 में उच्चतम न्यायालय के डिग्री और आदेश का परिवर्तन। 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ मतलब
कोई कानून के लिए मतलब परामर्श ले सकता है, और अगर उच्चतम न्यायालय परामर्श देता है तो राष्ट्रपति उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है कि हाँ हम आपका परामर्श मानवे करेंगे। सिविल 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 145 में है न्यायालय के नियम आदि 145 में दिया गया। 146 में उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय। उच्चतम न्यायालय में जो व्यय होता है कुछ मतलब कोई चीज़ के लिए, तो उसका जो है 146 में उपबंध करवाया गया। 147 में है निर्वाचन का मतलब ये नहीं, ये सर्वोच्च ये निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पे नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे कोई शब्दावली पर चर्चा करना है, कोई केस आया कि हाँ जैसे लघुकरण या तो कोई भी शब्दावली पर अगर मौलिक अधिकार का कोई शब्दावली हो गया, उस पर अगर चर्चा करना है तो उसका शब्दों का यहाँ पे निर्वाचन किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय 148 में भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक। 149 में नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति। 150 में है संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप, और 151 में है सांपरिक प्रतिवेदना। ये था इतना 151 टोटल अनुच्छेद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त को साथ शेयर कीजिए थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।